हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। चलिए आज जो है क्लास 11 का फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। इससे पहले हम लोग मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन को पूरा रूप से खत्म कर लिए, कुछ भी नहीं बचा, एक एक चीज को पूरा डिटेल्ड में कवर किए हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डेट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर आप एनसीईआरटी के बेसिस पर देखोगे तो इसको मोशन इन ए प्लेन में लिखा गया है। इस टॉपिक को एससी वर्मा में देखोगे तो कैरामेटिक्स में इस टॉपिक को दे दिया गया है, लेकिन हम इसको अलग से पढ़ेंगे। इस टॉपिक को अलग से डिफ्रेंशिएट करके पढ़ेंगे। तो आप कॉपी और पेन लेकर रेडी हो जाए और टॉपिक लगाइएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इस टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले हम एक बेसिक आइडिया देना चाहते हैं कि किस तरह का मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, ये है क्या क्या है नहीं है। ठीक है, समझिएगा बात को थोड़ा गहराई से। हम क्या बोल रहे हैं कि अभी तक क्या पढ़े हम लोग, पहले हम ये बात करते हैं कि अभी तक क्या पढ़े। तो अभी तक हम लोग पढ़े कि मान लीजिए अपने पास कोई एक ऑब्जेक्ट होता था, उसको हम ऐसे करके फेंक देते थे तो वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा होता था। इस तरह से ऐसा सिचुएशन होता था कि कोई ऑब्जेक्ट है या कोई कार है जो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, या कोई कार है या ऑब्जेक्ट है जो एकदम स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। या ऐसा सिचुएशन होता था, मान लेते थे कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हम सीधा ऊपर फेंक दिए तो वो क्या होता था, एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको स्ट्रेट लाइन में फेंक दिए तो ऐसे ऐसे करके गया, और मतलब पूरा का पूरा मोशन जो था ऑब्जेक्ट का तभी स्ट्रेट लाइन में हो रहा था। इसलिए हम लोग टॉपिक का नाम भी रखे थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब यहां पर सिचुएशन चेंज है। अब यहां पर मोशन स्ट्रेट लाइन में नहीं हो रहा है, मोशन एक तरह से कर्व वाला पाथ में हो रहा है, कर्व टाइप का मोशन हो रहा है। कहने का क्या मतलब है, देखिए जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक बॉल है, इसको हम ऐसे करके फेंक दिए तो ये क्या होगा, बॉल ऐसे 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 करके ऊपर ऊपर जाएगा, फिर जाके नीचे गिरेगा। सिचुएशन को समझिएगा। अभी तक क्या था, बॉल को हम सीधे फेंक रहे थे या बॉल को हम सीधे ऊपर फेंक रहे थे, लेकिन अब क्या है कि कुछ ग्राउंड के साथ, मान लेते हैं ये अपना हॉरिजॉन्टल है, मान लेते हैं ये अपना वर्टिकल है। लेट से इस हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस बोलते हैं, लेट से इस वर्टिकल को हम वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल के साथ, ग्राउंड के साथ कुछ एंगल थीटा लेट से पर हम बॉल को फेंक दिए तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये, इसको हम ऐसे फेंके तो ये क्या होगा, ऐसे 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 करके गिरेगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं, ऐसे 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 करके गिरेगा। इसका मतलब ये हो गया कि सर यहाँ पर तो मोशन अपना स्ट्रेट लाइन नहीं है, यहाँ पर तो मोशन एक तरह से आप देखोगे, कोई भी बच्चा बोल देगा ये तो कर्व टाइप का मोशन है। तो इसी तरह का जो मोशन करता है ऑब्जेक्ट, उसी को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा बात क्या, कि सर यहां स्ट्रेट लाइन मोशन का बात नहीं करेंगे, यहां पर हम लोग ऑब्जेक्ट का मोशन कर्व पाथ में बात कर रहे होंगे, और इसी तरह का मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। अगर आप एक बात को गौर कीजिएगा तो यहां पर हम आपसे अगर एक्स कोऑर्डिनेट पूछेंगे तो आप बोलेगा सर ओरिजिन है तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट 0,0 होगा। यहां पर जब आपका बॉल आ गया होगा तो यहां पर कुछ ना कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा और कुछ ना कुछ वाई कोऑर्डिनेट होगा। यहां पर जब आपका बॉल आ गया होगा तो इसका कुछ ना कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, कुछ ना कुछ वाई कोऑर्डिनेट होगा। यहां पर जब आपका बॉल आ गया होगा तो कुछ ना कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा और कुछ ना कुछ वाई कोऑर्डिनेट होगा। यहां पर जब बॉल आ गया होगा तो कुछ ना कुछ इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा और कुछ ना कुछ इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा। इसका मतलब ये हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब ये हो रहा है कि हर सिचुएशन में ऑब्जेक्ट का जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, हर सिचुएशन में एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट बदल रहा है उसका। बात समझ पा रहे हैं? क्लियर है? सबसे पहला क्या बात बोले कि बात ये बोले कि सर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगा, एक कर्व पाथ में चलेगा। ठीक, कर्व पाथ का नाम पैराबोलिक होता है, बाद में बताएंगे हम ये सब बात। कर्व पाथ में मूव करेगा। दूसरा कि हर एक सिचुएशन में इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बदल रहा होगा। ठीक, यहां पर देखोगे तो इसका वाई कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट 0 का 0 है। यहां पर देखोगे तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट सिर्फ बदल रहा है। लेकिन यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट सब का सब हर मोमेंट में बदल रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्या कि सर इस तरह का मोशन में जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों बदल रहा होता है, इस तरह का मोशन को हम लोग 2 डायमेंशनल बोलते हैं। इसको हम लोग 1 डायमेंशनल मोशन बोलते थे, खाली एक्स एक्सिस की तरफ मूवमेंट हो रहा है। इसको हम लोग 1 डायमेंशनल बोलते थे, खाली वाई एक्सिस की तरफ मूवमेंट हो रहा है। लेकिन इसका मूवमेंट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों की तरफ हो रहा है, इसलिए अब इसको 2 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। या आप देख रहे हो कि इस बोर्ड के प्लेन में इसे करके गया है इसे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एक तरह से
प्लेनार मोशन भी बोलते हैं या मोशन इन ए प्लेन भी बोलते हैं। तो जो कुछ पढ़े उसकी बात को हम लिखते हैं और यहां से हम अपना लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला बात जो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम समझे और सीखे उसको लिखते हैं। इन दिस द ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए प्लेन, या फिर अब इस सब बात को तो हम मिटा देते हैं, अब मोटा मोटी कहानी समझ गए, इसी के बारे में पूरा डिटेल में बात करना है, उसके लिए बस एक ब्रीफ आइडिया देना था कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, बस इस वजह से। इन दिस द ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए प्लेन और 2D, ठीक, इट इज ऑल्सो known as two-dimensional motion। ठीक, टू डायमेंशनल मोशन क्यों कहे कि हम देखें कि ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट दोनों वेरी कर रहा है, दोनों बदल रहा है। कहने का मतलब आपका ऑब्जेक्ट एक्स कोऑर्डिनेट में भी मूव कर रहा है और साथ साथ में आपका ऑब्जेक्ट वाई कोऑर्डिनेट में भी मूव कर रहा है। तो इस तरह का मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, टू डायमेंशनल मोशन, या सिंपल शब्द में बोल सकते हैं प्लेन मोशन। जैसे यहां से बॉल गया तो एक तरह से इस बोर्ड के प्लेन में बॉल ऐसे करके गया और ऐसे आ गया। ये देखिए बॉल है आपका, ये ऐसे करके गया और ऐसे आ गया, तो एक तरह से प्लेन में मूवमेंट हुआ, तो हम इसको क्या बोलते हैं, प्लेनार मोशन, या सिंपली बोल सकते हैं मोशन इन ए प्लेन। ठीक, तो ये बात क्लियर हो गया कि इन दिस द ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए प्लेन, और या फिर हम सिंपली 2D बोल सकते हैं। 2D का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं। कल के दिन वाई एक्सिस जेड एक्सिस भी हो सकता है, एक्स एक्सिस जेड एक्सिस भी हो सकता है, कोई दो एक्सिस का बात कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद हम इसको टू डायमेंशनल मोशन भी बोलते हैं। कुछ एग्जांपल जैसे अगर हम इसका करेंगे, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन का कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे कि क्लियर होगा। आज आपको नोट्स को अच्छे तरह से बनाना है, इस बात को आप ध्यान से रखिएगा कि आपको नोट्स को बहुत अच्छे तरह से बनाना है। तो भले आपको लग रहा होगा कि बहुत सिली सिली बात सर लिखा रहे हैं, लेकिन ये हो सकता है कि अभी आपके लिए सिली बात होगा, जैसे जैसे आपका प्रोसेस आगे बढ़ेगा तो आपके लिए ये सब बात भी एक तरह से भूला जाने वाला बात बन जाएगा। मतलब आप भूल गए होंगे कि ये सब बात भी होता है, नहीं होता है, इसलिए प्रॉपर तरीका से चीज को समझिए। अगर हम इसका एग्जाम्पल की बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का, तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है क्या, ए बुलेट fired from a gun। जैसे समझिए, मान लेते हैं ये मेरे पास गन है, इससे हम बुलेट फायर किए तो बुलेट निकला ऐसे करके गिरेगा। कैसे, मान लेते हैं ये गन है और इससे बुलेट फाइड हुआ है, तो ये बुलेट ऐसे 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 करके जाके गिरेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इसका मोशन किस तरह का हुआ, इसका मोशन हुआ प्रोजेक्टाइल मोशन। बात समझ में आ गया। तो बुलेट फायर्ड फ्रॉम एन गन, या फिर आप बचपन में तीर धनुष चलाते होंगे, तो तीर धनुष जब आप ऊपर की तरफ मारोगे तो धनुष ऐसे करके निकलेगा 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 और ऐसे करके गिरता है। तो ये किस तरह का पाथ फॉलो कर रहा है, कर्व पाथ, या हम बोल सकते हैं इसको प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो हम दूसरा एग्जांपल लिख सकते हैं, एन एरो रिलीज्ड फ्रॉम ए बॉ। ठीक, धनुष जो तीर से निकला है। तीसरा एक और एग्जांपल, बड़ा फेमस एग्जांपल है, आप जानते होंगे नीरज चोपड़ा काफी फेमस हुए। जेवलिन थ्रो के बारे में आप जानते हो। जेवलिन थ्रो एक तरह का ऐसे होता है और इसको दौड़ करके सर के फेंका, जो जब फेंका जाता है तो ये क्या होता है, ऐसे 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 करके गया और वापस ऐसे करके गिरता है। तो इसका भी मोशन क्या हो रहा है, इसका भी मोशन एक तरह का क्या हो रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हम एग्जांपल में लिख सकते हैं, ए जेवलिन थ्रोन बाय एन, इसको मिटा देते हैं, एथलीट। तो आई होप कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है ये बात अब आपको समझ में आ गया कि जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन बढ़ेंगे तो आपके दिमाग में फटाक से इमेज बन जाना चाहिए कि सर ऑब्जेक्ट इस तरह से कुछ मोशन परफॉर्म कर रहा होगा। ठीक, अच्छा, इसके बारे में एक अगला बात क्या कि दी पाथ, या पाथ के लिए एक और शब्द इस्तेमाल करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में ही, हम आपको बताएंगे, उसको ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं।
ट्रेजेक्ट्री शब्द का सिंपल सा मतलब है पाथ, रास्ता, और कोई नया मतलब नहीं है, ठीक। द पाथ और ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोलिक। ठीक, तो जो रास्ता होता है प्रोजेक्टाइल मोशन का, ये जैसे हम यहां से अगर हम ऑब्जेक्ट को ऐसे करके फेंके हैं तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे 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 करके जो गिरेगा, तो ये जो रास्ता होता है ये जो रास्ता होता है, जैसे लेट से इसको हम एक्स एक्सिस मान रहे हैं, इसको हम वाई एक्सिस मान रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि बोर्ड के प्लेन में ऑब्जेक्ट ऐसे करके गिरा, मतलब इसका एक्स एक्सिस भी वेरी कर रहा है, वाई एक्सिस भी वेरी कर रहा है, इस वजह से हम इसको टू डायमेंशनल मोशन भी बोलते हैं, ठीक। अच्छा, अब जब ये ऐसे ऐसे करके गिरा तो ये जो रास्ता होता है, ये जो पाथ होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पाथ, इस शेप का नाम ही दिया जाता है पैराबोलिक। बात समझ में आ गया? तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, इससे हम हमारे टॉपिक को लेना ना, हमारा जो सवाल उवाल बनेगा इस पे को लेना, लेकिन बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, एक एक चीज का आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। इस वजह से इतना डिटेल्ड में एकदम छोटा सा बच्चा की तरह आपको एग्जाम्पल लिखा लिखा के करा रहे हैं, ठीक। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग लेक्चर को बढ़ाते हैं। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें, दैट इज गैलीलियो स्टेटमेंट। क्या है समझते हैं आराम से, ध्यान से। अभी तक बस हम इतना बात समझे कि सर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपना टू डायमेंशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, या कोई ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में साथ साथ मूव कर रहा है, तो बेसिकली हम लोग बोल देते हैं क्या कि वो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रहा है। जब हम उसको हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल पे फेंकेंगे तो वो एक कर्व तरह का रास्ता को फॉलो करेगा, डेट कर्व तरह का रास्ता, इस नोन एज पैराबोलिक पाथ, ठीक। इतना बात हम लोग समझे। कुछ एग्जांपल्स भी लिए कि किस तरह का, जैसे मान लीजिए अगर हम गन से बुलेट को निकालेंगे, ऊपर की तरफ फायर करेंगे तो पक्का वो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा, एंड सो ऑन, इस तरह की बातें की है हम लोग। अब जो समझे हैं उसके बेसिस पर हम लोग एक एप्लीकेशंस निकालेंगे, गैलीलियो स्टेटमेंट। इसको अगर आप ध्यान से समझ लिए, इसी पर पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है, और शुरू से लेकर लास्ट तक, जब तक हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, जितना दिन भी हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, बस इसी स्टेटमेंट पे हम पूरा का पूरा चैप्टर को समझा देंगे। क्लियर है? अब ये स्टेटमेंट क्या बोलता है, गैलीलियो बड़ा फेमस सा स्टेटमेंट दिया। गैलीलियो भाई साहब हम लोग को बोला कि बेटा तुम एक काम करो कि तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों में मूव कर रहा है। आप देखो ना, अगर आपका ऑब्जेक्ट हो तो ये कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, तो हम आपको बताएं कि आपका ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में भी मूव कर रहा है और साथ साथ में वाई एक्सिस में भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो गैलीलियो बोला क्या कि जब भी आपका दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन है तो हम मोशन को अलग अलग कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आपका एक्स एक्सिस का जो मोशन चलेगा उसको वाई एक्सिस का मोशन से कोई लेना देना नहीं है, या वाई एक्सिस का जो मोशन होगा उसको एक्स एक्सिस का मोशन से कोई लेना देना नहीं है। थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, अच्छा से समझाते हैं। क्या बोला है गैलीलियो भाई साहब, सुनिएगा, लिखिएगा भी ध्यान से, कि मोशन इन ए म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन are independent of each other। ठीक, क्या बोलता है कि मोशन इन ए म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन का मतलब होता है कि ऐसा दो डायरेक्शन जो आपस में परपेंडिकुलर हो। अगर हम आपसे बोलेंगे कि एक्स एक्सिस ये हो गया आपका वाई एक्सिस, और आपको पता है ये एक्सिस हो गया जेड एक्सिस, तो बेसिकली आपको पता है क्या कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होता है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होता है, जेड एक्सिस एक्स एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होता है, या इन सिंपल शब्द बोलेंगे कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस आपस में तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो गैलीलियो भाई साहब बोलता है कि मोशन इन अ म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब जो दो डायरेक्शन जो आपस में परपेंडिकुलर है उससे
उसका मोशन इंडिपेंडेंट होगा। कहने का सिंपल सा मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट को सुनिएगा कि अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रेफरेंस में बात करेंगे, फिर से बोल रहे हैं, कहने का मतलब यह है कि अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रेफरेंस में बात करेंगे तो गैलीलियो बोलता है कि एक्स एक्सिस के तरफ का डायरेक्शन का मोशन या एक्स एक्सिस के तरफ का मोशन को कोई लेना देना नहीं है वाई एक्सिस के तरफ का मोशन से। फिर से बोल रहे हैं, गैलीलियो क्या बोलता है कि अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मोशन का बात कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस का मोशन को कोई लेना देना नहीं है वाई एक्सिस का मोशन को। कहने का मतलब आप एक्स एक्सिस का मोशन को अलग लिख लो, वाई एक्सिस का मोशन को अलग लिख लो, दैट्स इट। इतना सा ही बात है गैलीलियो स्टेटमेंट। फिर से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, खास करके जेड एक्सिस का हम लोग बात नहीं भी करते, लेकिन अगर आप कल के दिन एक्स और जेड दिया रहेगा तब भी आप बात समझ गए कि सर एक्स एक्सिस का मोशन को जेड एक्सिस का मोशन से कोई लेना देना नहीं है। कल के दिन मान लो जेड एक्सिस और वाई एक्सिस दिया गया तो गैलीलियो स्टेटमेंट से आप इस बात को समझ गए कि सर वाई एक्सिस का मोशन को कोई लेना देना नहीं है एक्स एक्सिस के मोशन से। या जब जनरली आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बेसिस पर भी बात किया जाएगा तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बेसिस पर अगर हम बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू गैलीलियो स्टेटमेंट हम ये बात को बोल सकते हैं कि एक्स एक्सिस का मोशन को कोई लेना देना नहीं है वाई एक्सिस के मोशन से। इतना ही बात है गैलीलियो स्टेटमेंट। इस बात को जब हम इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे तब हम याद दिलाएंगे आपको, और फिर जब हम इंप्लीमेंट करेंगे तब चीज और अच्छा से क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अच्छा, ये था गैलीलियो स्टेटमेंट। क्या कि कोई दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन अगर हो, कोई दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन अगर हो तो दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन का मोशन इंडिपेंडेंट होगा। मतलब अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का हम बात कर रहे हैं जो कि दोनों आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शंस है, तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन का मोशन को कोई लेना देना नहीं है वाई एक्सिस का डायरेक्शन का मोशन से। अब इतना बार बोल दिया, अब तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें छोटा सा एक टॉपिक आता है, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। एक एक बात को हम आपको बारीकी से बता रहे हैं, शायद इतना बारीकी से बहुत जगह बताया भी नहीं जाता होगा। एक एक बात को बारीकी से बता रहे हैं, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब टोटल हम लोग को सिलेबस में 3 तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ना है, जो कि आज का जो पहला हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन रहेगा उसको हम लोग निपटा देंगे। और आप थंबनेल में देखे भी होंगे, ऑब्लिक और ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो 3 तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। सबसे पहला, डिटेल में बात करेंगे, चिंता मत करें, ऑब्लिक और ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, पहला क्या, ग्राउंड टू ग्राउंड बोलो या सिंपली ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन बोलो। कहने का मतलब यह है कि जमीन पर से आप कोई चीज को फेंक दिए और वापस से वो जमीने पर आकर गिर गया, तो जमीन से गया और जमीने पर आकर गिर गया, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, या इन सिंपल शब्द ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। तो कंफ्यूज नहीं करना है, एक ही बात है, ग्राउंड टू ग्राउंड बोलो या ऑब्लिक बोलो, एक ही बात। दूसरा, प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट। या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, कहने का मतलब यह है कि आप मान लीजिए ऐसा किए कि आप कुछ हाइट पे चले गए, मान लीजिए टावर पे आप खड़ा हो गए और टावर पर से बॉल को फेंक दिए। तो जैसे मान लीजिए यही हम कुछ हाइट पे है और यहां से हम इस मार्कर को फेंकेंगे, तो इस मार्कर को जब फेंकेंगे तो बस आप फील कीजिए, हम फेंक नहीं रहे, इस मार्कर को जब हम फेंकेंगे तो ये मार्कर क्या होगा, कुछ इस तरह का मोशन परफॉर्म करेगा। देखिए कर्व पाथ में गया मार्कर मेरा, देखो ध्यान से, कर्व पाथ में गया मेरा मार्कर, तो इस तरह का जो मोशन होगा इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट, या फिर सिंपल शब्द में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर है, कुछ ऊंचाई पर से जब हम ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे, दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तीसरा बात, प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन। ठीक, देखिए क्या, इसको पहले समझते हैं। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब, मान लो ये एक्स एक्सिस,
ये वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, तो जमीन पर से हम इसको कुछ थीटा एंगल पे फेंके हैं तो ये ऐसे 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 करके आके गिर जाएगा। तो इस तरह का मोशन, ग्राउंड से फेंके थे ग्राउंड पर आकर गिर गया, तो इस तरह का मोशन को क्या बोलते हैं? ऑब्लिक और ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। दूसरा एग्जांपल इस पर आते हैं, मान लो ये कुछ h हाइट का टावर है और ये जमीन है। अब यहां पर से ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे फेंक दिया, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऐसे 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 करके आकर जमीन पर गिर जाएगा। तो इस तरह का जो कुछ हाइट पर से ऑब्जेक्ट को फेंका गया, ध्यान से देखिएगा, जो कुछ हाइट पर से ऑब्जेक्ट को फेंका गया है वो कुछ इस तरह से ऐसे 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 करके आके गिर जाएगा। तो इस तरह का मोशन को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट और सिंपली हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर है? इसका बात करते हैं इंक्लाइन प्लेन से। लेट्स से कि ये आपको पता है बेसिकली कि इस तरह का जो सरफेस होता है, इस तरह का जो एक्चुअली फिगर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंक्लाइन प्लेन। थोड़ा बहुत आपको क्लास 9 में इसका इंट्रोडक्शन किया गया होगा, वरना न्यूटन्स लॉ में हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है इंक्लाइन प्लेन के बारे में। इंक्लाइन प्लेन हो गया, इस तरह का जो होता है चीज, इसको हम लोग बोलते हैं इंक्लाइन प्लेन। अब मान लो अगर हम अपना ऑब्जेक्ट को कल के दिन इस तरह से फेंकेंगे थीटा एंगल पर, तो ये क्या होगा? कुछ इस तरह से ऐसे करके जाके गिर जाएगा। तो ये जो रास्ता हो रहा है, ये जो पाथ हो रहा है, अभी हम क्या किए? इंक्लाइन प्लेन के ऊपर में फेंक रहे, देखना नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे, तो इस तरह का जो रास्ता है दैट इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन। या इसमें एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि कल के दिन मान लो अपना इंक्लाइन प्लेन ऐसे है, हम ऑब्जेक्ट को यहां से कुछ वेलोसिटी से फेंक दिए, तो वापस से ये क्या करेगा? ऐसे ऐसे करके गिर जाएगा। तो ये भी वही कैटेगरी में आएगा, किसमें? प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन। कहने का मतलब यहां पर हम क्या हुआ? इंक्लाइन प्लेन के ऊपर फेंक रहे हैं, यहां पर क्या हुआ? हम इंक्लाइन प्लेन के नीचे फेंक रहे हैं। मतलब यहां पर जो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है अप दी इंक्लाइन हो रहा है, और यहां पर जो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है ये डाउन दी इंक्लाइन हो रहा है। तो यही सब बात को हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। लेकिन जैसे कि आप थंबनेल देखे होंगे, तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, आज हम इसको पूरा रूप से कंप्लीट कर देंगे, ऑब्लिक और ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, या सिंपल डायग्राम के मुताबिक इस बात को आप समझो, इसको हम लोग ऑब्लिक या फिर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन को कंप्लीट करेंगे। तो आप इस बात को नोट कीजिए, फिर हम लोग हेडिंग लगाते हैं ऑब्लिक और ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। और जो कुछ भी इसमें फैक्चुअल चीज है जो आपको किसी भी हाल में याद होना चाहिए, फिर से बोल रहे हैं, जो आपको किसी भी हाल में याद होना चाहिए, उसको पहले हम लोग आराम से थ्योरेटिकली समझेंगे, करेंगे, और उसके बाद कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में आपको वो सब चीज़ याद भी हो जाए। ठीक है? तो प्लीज़ आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। चलिए हम लोग अपना पहला टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन में पहला जो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है ऑब्लिक या फिर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन है, उसको शुरू करते हैं। ध्यान से, आराम से, संयम से सुनिए और समझिएगा। चलिए आराम से, प्यार से आपको समझा रहे हैं, देखिएगा। इसको हम बना लिए, ये अपना लेट्स से ये एक्स डायरेक्शन और ये अपना वाई डायरेक्शन। ठीक, यहाँ पर अपने पास एक कोई बॉल है और इस बॉल को u स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका गया है और हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर। मेरा शब्द को सुनते रहिएगा, हम क्या क्या बोल रहे हैं। इसको x एक्सिस, इसको y एक्सिस, क्या दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन है? बिल्कुल सर, x एक्सिस और y एक्सिस तो आपस में परपेंडिकुलर ही होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। ठीक, इसको u वेलोसिटी से फेंका गया हॉरिजॉन्टल के साथ, सुनिएगा बात को, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर से फेंका गया। तो आपको पता है ये जाएगा कुछ इस तरह से, टिक 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 टिक, कुछ इस तरह का मोशन ये परफॉर्म करेगा, गया 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 और वापस से जमीन पर गिर गया। कोई बात नहीं, एक्स एक्सिस थोड़ा छोटा हो गया, इसको बड़ा कर लेते। ये लो, बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। आराम से बारीकी से चीज को समझिएगा। मान लेते हैं कि t बराबर 0 पर इसको फेंका गया था और मान लेते हैं कि यहां पर जब ये बॉल पहुंचा है, ये वाला बॉल, ये बॉल जब यहां पर पहुंचा है, या हो सकता है कभी बॉल यहां पर होगा। अरे सर, बॉल जा रहा है तो इस बॉल को जब जा रहा होगा तो ऐसे 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 करके जा रहा होगा, लिख भी देते हैं, ये बॉल है अपने पास। ठीक, चलिए जब जा रहा है, मान लेते हैं t बराबर 0 से फेंका गया है और t बराबर कैपिटल T पे ये यहां पर पहुंच गया है, t बराबर कैपिटल T पे यहां पर पहुंच गया है।
तो सबसे पहला बात की हॉरिजॉन्टल में यहां पर था, बेसिकली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहां तक कवर किया है, तो इस डिस्टेंस को अभी थोड़ा देर के लिए हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कैपिटल आर। बात समझ में आ गया? सिचुएशन सुनिएगा, यू स्पीड से फेंका गया थीटा एंगल से, तो गया 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 और आके यहां पर गिरा, बढ़िया बात है। तो आप देख रहे कि t बराबर 0 पर फेंका गया और t बराबर t पर ये वापस से ग्राउंड पर गिर गया है। तो जो ग्राउंड पर ये दूरी तय किया है, अगर हम ऊपर की बात ना करें, सिर्फ ग्राउंड का दूरी का बात करेंगे, तो ग्राउंड का दूरी को जो तय किया उसको हम r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, बढ़िया बात है। आगे अब आप देखिएगा यहां पर ये भी कुछ ना कुछ हाइट है, 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 लेकिन सबसे ज्यादा हाइट आपको दिख रहा है कि सर सबसे ज्यादा हाइट तो यहां पर है। तो मान लेते हैं कि यहां पर जो ये हाइट है इसको हम y मैक्स बोल रहे हैं। मतलब बाबू यही तो देखो ना ध्यान से, ये y कोऑर्डिनेट होगा, ये भी y कोऑर्डिनेट होगा, ये भी y कोऑर्डिनेट होगा, ये भी y कोऑर्डिनेट, ये ना x कोऑर्डिनेट होगा, ये तो वर्टिकल जो होगा ये तो y कोऑर्डिनेट होगा। तो y कोऑर्डिनेट जहां पर सबसे मैक्सिमम होगा उसको हम लोग h से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक एक बात को बारीकी से समझिएगा। जहां पर आपका y कोऑर्डिनेट सबसे मैक्सिमम मिल रहा है, आपको पता है बीचों बीच में सबसे मैक्सिमम y कोऑर्डिनेट मिलेगा, उसको हम लोग कैपिटल H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बढ़िया बात है। आगे की कहानी, अगर हम आपसे पूछेंगे एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, तो आप बोलिएगा सर ग्रेविटी हर वक्त बॉल को नीचे की तरफ खींच रहा होगा, तो बॉल यहां होगा तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे की तरफ लग रहा होगा। जब बॉल मैक्सिमम हाइट पर होगा तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा होगा, या जब बॉल यहां होगा तब भी जी जो है उसको नीचे की तरफ लग रहा होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको याद हो तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम इसको डिटेल्ड से डिस्कस किए, इस पर ढेर सारा बढ़िया सवाल भी किए हैं, आप जाके जरूर देखिएगा। ठीक, तो इसको क्या बोल रहे हैं? हर वक्त ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रहा है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर वक्त इसका नीचे की तरफ हो। ठीक, अब जो टर्मिनोलॉजी है आज हम लिखा देते हैं, आज के बाद आपको यह बात याद हो जाना चाहिए। सबसे पहला टर्मिनोलॉजी यू को अपन बोलते हैं स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन या कभी कभी स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल भी बोला जाता है। ठीक, यू क्या? जिससे प्रोजेक्ट किया गया बॉल को, जिससे फेंका गया है, उसको क्या बोलते हैं? स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। बढ़िया। ये जो थीटा एंगल है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एक एक टर्मिनोलॉजी को प्यार से समझिएगा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये जिस एंगल पे फेंका जाएगा, हॉरिजॉन्टल के साथ जिस एंगल पे फेंका जाएगा बॉल को, जिस एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाएगा, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक, अच्छा। t बराबर 0 से फेंका गया, t बराबर कैपिटल T पे नीचे क्या हुआ? जमीन पर वो आके वापस से गिर गया। मतलब ये पूरा का पूरा जर्नी अपना कंप्लीट कर लिया। फिर से सुनिएगा मेरा बात, t बराबर 0 पे फेंका गया है, t बराबर कैपिटल T पे ये पूरा का पूरा अपना जर्नी को कंप्लीट कर लिया। तो इस कैपिटल T को अपन एक नाम से बोलते हैं, जिसको हम पिछले चैप्टर में भी बता चुके हैं आपको, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का सिंपल सा बस इतना मतलब है कि टोटल जर्नी को कंप्लीट करने में कितना समय लगा। फिर से बोल रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट का सिंपल सा मतलब है कि टोटल जर्नी को कंप्लीट करने में कितना समय लगा। बढ़िया। आगे ये जो h है, इस h को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है, वैसे आया कि नहीं आया वो तो आपको पता होगा, लेकिन आ सकता है कि सर आप हाइट सिर्फ क्यों ना लिखे, मैक्सिमम हाइट क्यों लिखे? बाबू इसलिए कहे कि ये भी हाइट है, 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 लेकिन हम इंटरेस्टेड है सबसे मैक्सिमम हाइट में। दैट्स व्हाई हम कैपिटल H को क्या बोल रहे हैं? मैक्सिमम हाइट। बात समझ में आ गया? अब एक टर्म बच गया, आपको दिख रहा होगा R। तो R को हम लोग क्या बोलते हैं? देखिएगा, R को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। या सिंपली रेंज बोलते हैं। रेंज। बात समझ में आ गया? R को हम लोग क्या बोलते हैं? R को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज या सिंपली रेंज। ये जो R है
जो हॉरिजॉन्टल कितना मैक्सिमम दूरी पर जाके बॉल गिरा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज या सिंपली हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक, एक सवाल बस हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आप बताओ एंगल बिटवीन U एंड G कितना होगा। एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी या फिर स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन एंड G एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा। तो आप बोलिएगा सर ये तो U रहा, ये तो G रहा, तो पूरा का पूरा एंगल तो ये होगा। ठीक, बढ़िया बात है, लेकिन इतना दूर थीटा है और हमको पता है ये तो 90 डिग्री है, इसका मतलब U और G के बीच में जो एंगल है दैट कम्स आउट टू बी व्हाट, 90 प्लस का थीटा। ठीक, तो हम यहाँ से लिख रहे हैं एंगल बिटवीन U एंड G कितना है, 90 डिग्री प्लस का थीटा। मतलब ऐसे ही कहीं छोटा सा बात कभी कोई पूछ ले घुमा फिरा के, बताओ इस सिचुएशन में कि U और G के बीच में कितना एंगल है, तो मेरा बच्चा बोल देगा आराम से कि सर U ये वाला रहा, U ये वाला रहा और G ये वाला रहा, तो इस दोनों के बीच में कितना एंगल है। तो आप आराम से बोल सकते हो कि सर यहाँ से यहाँ तक तो थीटा है, और आपको पता है कि अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो एग्जैक्टली वाई एक्सिस की तरफ वर्टिकल में लगता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एकदम परपेंडिकुलरली गिरेगा, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल, यहाँ से यहाँ तक का एंगल 90 डिग्री प्लस का थीटा। तो U और G के बीच में एंगल कितना है, 90 प्लस थीटा, वही तो हम लिखे। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जो है हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालेंगे और टाइम ऑफ फ्लाइट का आपको याद रखना है फॉर्मूला। जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाई जी, आपको याद रख रहा है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज जो निकालेंगे, या सिंपली बोलो रेंज जिसका फॉर्मूला होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, आपको रट के रखना है। जैसे हमको याद है वैसे आपको भी याद होना चाहिए। और उसके बाद इसको मैक्सिमम हाइट कितना होता है, तो मैक्सिमम हाइट ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के केस में क्या होता है, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बटेगा 2g। जैसे हमको याद है वैसे आपको भी याद रखना है, बट अभी निकालना सीखते हैं, बाकी तो याद आपसे हो ही जाएगा, अभी निकालना सीखते हैं। बढ़िया बात, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम चीज को आगे बढ़ाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा गैलीलियो का जो स्टेटमेंट पढ़े हैं उसको समझते हैं और परखते हैं। कहने का मतलब एक्स डायरेक्शन का मोशन और वाई डायरेक्शन का मोशन को थोड़ा सा तोड़ते हैं, और उसके बाद जो भी चीज़ निकालना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, या सिंपली बोलो रेंज, या फिर अब बोलेंगे मैक्सिमम हाइट, वो सब हम लोग निकाल लेंगे, चिंता करने वाली बात नहीं। पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम कुछ अपना ऐसे था कि ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस, और यहाँ से एक बॉल को अपन u स्पीड से थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ फेंके थे, तो ये कुछ ऐसे 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 करके यहाँ पर आके गिर गया। ठीक, ये सिचुएशन था, बढ़िया बात है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा x डायरेक्शन का मोशन को और y डायरेक्शन का मोशन को हम तोड़ना चाह रहे हैं। वाई डायरेक्शन का मोशन को हम तोड़ना चाह रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, हम क्या कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन का मोशन को अलग लिखना चाह रहे हैं और वाई डायरेक्शन का मोशन को अलग लिखना चाह रहे हैं। बात समझ में आ गया, हम ये काम करना चाह रहे हैं। मेरा साथ दीजिएगा, आपको सब बात धीरे धीरे समझ में आएगा। अच्छा, अगर हम आपसे पूछेंगे कि u ऐसे है, थीटा एंगल इसके साथ है, तो इसका कंपोनेंट इधर की तरफ क्या होगा, वेक्टर में आप पढ़े हैं, इसका कंपोनेंट इधर की तरफ क्या होता है, इधर की तरफ होता है u cos थीटा। बढ़िया बात है। इसका कंपोनेंट ऊपर की तरफ क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर u sin थीटा। ये बात को हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, काहे कि हम आपको वेक्टर में ये सब चीज बहुत अच्छा से, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बहुत अच्छा से पढ़ाए हैं और बहुत अच्छा से बताए हैं। ठीक है, अगर u वेलोसिटी है या सॉरी स्पीड है और ये थीटा एंगल है, तो इसका कंपोनेंट इधर की तरफ होता है u cos थीटा और इसका कंपोनेंट इधर की तरफ होता है u sin थीटा। बढ़िया बात है। अगर हम आपसे पूछेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, तो आप बोलिएगा सर नीचे की तरफ जी लग रहा है, चाहे ऑब्जेक्ट यहाँ हो तब भी नीचे की तरफ जी लग रहा है, चाहे ऑब्जेक्ट यहाँ हो तब भी नीचे की तरफ जी लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया बात है। तो हम एक काम करते हैं कि हम एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन का मोशन को तोड़ना चाह रहे हैं, तो एक काम करते हैं, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव दूसरा डायरेक्शन को निगेटिव ले लेते हैं। लेट से कि हम ऊपर वाला डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिए, आप उल्टा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और नीचे वाला डायरेक्शन को हम निगेटिव ले लिए। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल हम आपसे पूछेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा मेरा बात को। पहला बात, आप बताओ इनिशियल
वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन कितना है, तो आप बोलिएगा सर t बराबर 0 पर। t बराबर 0 पर जो बात करेंगे तो यहां का बात करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन कितना है सर, एक्स डायरेक्शन की तरफ u cos थीटा। तो हम क्या लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन क्या है सर, u cos थीटा। तो अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन, तो अब मेरा बच्चा समझ गया कि सर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन तो क्या होगा, u sin थीटा। तो लिखो भाई u sin थीटा, बढ़िया बात है। अगर हम आपसे पूछेंगे एक्सीलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन, ध्यान से देखिएगा, अगर हम आपसे पूछेंगे एक्सीलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन तो आप बोलिएगा सर ऑब्जेक्ट का एक्स डायरेक्शन की तरफ तो कोई एक्सीलरेशन नहीं है। देखो ना यहाँ पर कहीं एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन आ रहा है, कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो एक्सीलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन तो 0 है, बढ़िया बात है। अगर हम एक्सीलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन पूछेंगे तो आप बोलिएगा सर एक्सीलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ जी है, नीचे की तरफ हमेशा जी है। वाई डायरेक्शन का अगर हम वर्टिकल मोशन का बात करेंगे तो आप बोलेंगे सर हर वक्त एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लग रहा है, लेकिन नीचे की तरफ लग रहा है और नीचे के डायरेक्शन को हम निगेटिव लिए है, तो एक्सीलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन क्या है, माइनस का जी। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा होगा, बढ़िया बात है। अगर हम बोलेंगे किसी टाइम टी पे आप हमको बताओ फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन, किसी टाइम टी पे, हमको नहीं पता कौन सा टाइम है, किसी टाइम टी पर आप हमको फाइनल वेलोसिटी बताओ ऑब्जेक्ट का, कहां पर, एक्स डायरेक्शन का। तो आप बोलिएगा सर अगर हमको इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता और किसी टाइम टी पर आप पूछ रहे हैं तो हम लिखेंगे यू एक्स भी इज इक्वल टू यू प्लस का ए नहीं ए एक्स इंटू का टी। क्यों, कि एक्स डायरेक्शन का मोशन को सिर्फ एक्स डायरेक्शन से लेना देना है, वाई डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो बेसिक फार्मूला जो इक्वेशंस ऑफ मोशन में पढ़ते हैं, v बराबर यू प्लस का ए इंटू टी। चूंकि एक्स डायरेक्शन का बात कर रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन किसी टाइम टी पर बराबर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन प्लस का एक्सीलरेशन इंटू जी। बढ़िया बात, आगे बढ़ते हैं। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये वाला टर्म तो पूरा 0 है, ये वाला टर्म तो पूरा 0 है। आप बोलिएगा क्यों, काहे कि एक्सीलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन तो 0 है, इसका मतलब 0 इंटू टी तो पूरा 0। इसका मतलब क्या हो गया कि फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन वही हो गया जो यू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन है, दैट इज यू कॉस थीटा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो अभी हमको मिला है, क्या मिला है कि सर फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन जो है, ध्यान से सुनिएगा, फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन जो है वो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन के बराबर है। कहने का मतलब है कि एक्स डायरेक्शन की तरफ कोई भी वेलोसिटी का चेंज नहीं आया। फिर से बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, अगर आपको स्टेटमेंट को लिखना है तो आप लिख लो, क्या कि सर एक्स डायरेक्शन का मोशन की तरफ, जब हम एक्स डायरेक्शन का मोशन का बात करते हैं तो एक्स डायरेक्शन का मोशन की तरफ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं चेंज आएगा, काहे कि सर वेलोसिटी में चेंज करने वाला भाई साहब रहा एक्सीलरेशन, अब बेचारा एक्सीलरेशन तो 0 है, तो चेंज कहां से आएगा, तो चेंज ही नहीं आएगा। कहने का मतलब यह है कि एक्स डायरेक्शन के मोशन की तरफ का जो वेलोसिटी है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए किसी टाइम पर अगर हम बात करेंगे यहीं पर तो आप बोलिएगा सर इधर की तरफ जो इनिशियल मैक्सिमम हाइट नहीं है, कहीं कोई टाइम टी पर अगर हम बात करेंगे तो ये आपका एक्सीलरेशन फाइनल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन का इधर की तरफ है। अच्छा, वाई डायरेक्शन का अगर हम बात करेंगे तो करते हैं, फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन, फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन बराबर वही बात फिर से इनिशियल वेलोसिटी एक्स नहीं वाई, फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन बराबर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन प्लस का एक्सीलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन इनटू का कोई टाइम टी, बढ़िया बात। आगे बढ़ते हैं। अगर हम आपसे बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन तो आप बोलिएगा सर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन दैट इज यू साइन थीटा। अच्छा, एक्सीलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन दैट इज माइनस का जी और किसी टाइम टी पर ये टी। तो आप देख रहे हो कि फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन में चेंज आ रहा है समय के साथ, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है समय के साथ। तो ये वाला हमारा मान लेते हैं, अगर फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन हो गया तो दैट इज कितना, यू साइन थीटा माइनस का जी इंटू टी। ये किसी जगह किसी टाइम टी पर है, ये मैक्सिमम हाइट पर नहीं है। फिर से हम आपको बोल रहे हैं मैक्सिमम हाइट पर जो फाइनल वेलोसिटी होता है वाई डायरेक्शन का वो 0 हो जाता है। आगे अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। भले आपको लग रहा होगा कि सर बीचों बीच है, बाबू बीचों बीच नहीं, कहीं साइड में एडजस्ट करके आप बना लीजिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगर हम आपसे एक दूसरा इक्वेशन का बात करेंगे कि फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन का होल स्क्वायर बराबर
इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन का होल स्क्वायर प्लस का 2 इंटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स। बोलो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस का 2as का फॉर्मूला होता है ना, वही काम किए। बढ़िया। फिर से आप बोलिएगा सर ई वाला टर्म तो वापस से पूरा जीरो काहे कि सर एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन तो सर वापस से जीरो। यहां देखिए एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन तो जीरो, इसका मतलब ये पूरा टर्म जीरो। तो अब यहां से वापस से पता चल गया कि फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर है तो स्क्वायर तो ऐसे गायब हो गया। तो फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन दैट इज नथिंग बट u cos थीटा। तो यहां से भी वही बात पता चल रहा है। तो बस बात को रगड़ रहे हैं, बात बस इतना आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि एक्स डायरेक्शन की तरफ जो वेलोसिटी है उसमें कोई चेंज नहीं आता है, काहे कि एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो कहां से चेंज आएगा। ये लो ई वाला जीरो बन जाता तो कहां से चेंज आएगा। बढ़िया बात। आगे अगर हम आपसे पूछेंगे फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन तो आप बोलिएगा हाँ सर यहां तो कुछ बदलाव आएगा। देखो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन प्लस का 2 इंटू एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन इंटू का s अलोंग वाई डायरेक्शन। ठीक, बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। ठीक, वैल्यू लिखते हैं तो फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन बराबर अंडर रूट में, ध्यान से देखिएगा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन u sin थीटा, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन कितना है g, माइनस का g है तो 2 इंटू माइनस का g इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन। अभी थोड़ा देर के लिए मान लो हम y मान रहे हैं, अभी कितना है डिस्प्लेसमेंट हमको नहीं पता, अभी थोड़ा देर के लिए हम मान लिए अपने मन से कि लेट से कि y डिस्प्लेसमेंट है y डायरेक्शन में। तो ये क्लियर है बात। आगे बढ़ते, एक इक्वेशन बच गया s बराबर ut प्लस का हाफ at स्क्वायर, तो लिखो उसको भी, काहे छोड़ोगे, प्रैक्टिस हो जाएगा। s अलोंग x बराबर u अलोंग x इंटू टी प्लस का हाफ इंटू एक्सेलरेशन अलोंग x इंटू टी स्क्वायर। किसी टाइम t पर x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे हम, s बराबर ut प्लस का हाफ at स्क्वायर। x इसलिए लगा रहे हैं कि ये x डायरेक्शन का बात चल रहा है, y इसलिए लगा रहे हैं कि y डायरेक्शन का बात चल रहा है, और आप देख रहे हैं कि x डायरेक्शन का मोशन का कोई लेना देना नहीं है y डायरेक्शन का मोशन से। यही तो गैलीलियो बोलता है, गैलीलियो स्टेटमेंट तो यही था। बढ़िया। अब अगर हम लिखेंगे तो वापस से आप मेरा बच्चा समझ गया कि सर ये तो जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, काहे कि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन, ध्यान से देखिएगा, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन तो जीरो है, यहां से देखो, तो इसका मतलब ये पूरा टर्म जीरो, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन बराबर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन दैट इज नथिंग बट u cos थीटा इनटू का t। बात समझ में आ गया, ये चीज हमको आ गया डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन। अगर हम आपसे पूछेंगे डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन तो आप बोलिएगा सर फॉर्मूला लगाओ uy इंटू टी प्लस का हाफ इंटू ay इंटू का टी स्क्वायर। वही फॉर्मूला s बराबर ut प्लस का हाफ ए स्क्वायर। वैल्यू लिखो, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y थोड़ा देर के लिए हम मान लिए y, ठीक, थोड़ा देर या sy ही रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, sy ही रहने दो। डिस्प्लेसमेंट अलोंग y बराबर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y, तो आप बोलिएगा सर u sin थीटा इंटू का t प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन कितना है माइनस का g, तो प्लस को गायब करो, यहां पर माइनस लगाओ इंटू का t स्क्वायर। ठीक, तो ये आ गया हमको डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन। ठीक, अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि सर इतना कुछ करने का क्या आवश्यकता था। अब समझ में आएगा। इस बात को पहले आप पूरा अच्छा तरह से नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम इसी इक्वेशन को देखते हुए एक एक चीज को प्रूफ कर देंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट, फलाना निमकाना, जो कुछ भी है सबको प्रूफ कर देंगे, लेकिन पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारा जो सबसे पहला मुद्दा है जिसको हमको निपटाना है दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आप हेडिंग लगाइएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, और आप आराम से बोल सकते हैं कि सर इसको हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, मैं एक बार देख लेता हूं, कट तो नहीं रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट। चलिए आगे थोड़ा सा पहले डायग्राम बनाते हैं, फिर समझेंगे चीज को आराम से। ठीक, चलिए देखिएगा, छोटा सा डायग्राम हम बनाते हैं, ठीक है ना, कहाँ बना ले, यही बना लेते हैं। ये हमारा x डायरेक्शन, ये हमारा y डायरेक्शन, ठीक,
और ये हमारा बॉल, इसको यू से फेंका गया है थीटा एंगल पे, तो ये ऐसे करके गया और ऐसे आके गिर गया। ठीक, तो मान लेते हैं t बराबर 0 पर इसको फेंका गया था, ई बॉल यहाँ पहुँच गया है t बराबर कैपिटल T पे। यही कैपिटल T हमको निकालना है, बात समझ में आ गया, यही कैपिटल T हमको निकालना है। बढ़िया बात है। अगर हम आपसे, अब देखिए निकाल रहे, समझिएगा बात को, अगर हम आपसे एक छोटा सा बात पूछे कि यहाँ पर y कोऑर्डिनेट इसका कितना है, तो आप बोलेगा सर ये तो जो ओरिजिन है तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 है। बढ़िया बात है। यहाँ पर अगर हम आपसे पूछेंगे y कोऑर्डिनेट कितना है इसका, तो आप बोलिएगा सर ये तो सर x एक्सिस पे पड़ा हुआ, तो इसका y कोऑर्डिनेट वापस से 0 आ गया। तो इसका मतलब आपको कुछ नहीं करना है, नेट डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन कितना हो गया, 0। तो फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट हम ये बात लिख रहे हैं क्या, कि नेट डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन इज 0। आप बोलिएगा सर नेट डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन इज 0, इसका क्या मतलब और क्यों लिख रहे हैं, तो हम बोलेंगे बाबू y डायरेक्शन सॉरी एक्स एक्सिस से चला था, मतलब ओरिजिन से चला था, मतलब ग्राउंड से चला था और ग्राउंडे पे गिर गया, या आप समझो एक्स एक्सिस से चला था और एक्स एक्सिस पे गिर गया, तो वाई एक्सिस पे रहा ही नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ से चल के यहाँ पर रुक जाता तो कुछ ना कुछ वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, लेकिन यहाँ से चला और वापस से वही एक्स एक्सिस पर गिर गया, इसका मतलब जो नेट डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन का आया वो 0 आ गया। क्यों, काहे कि वाई डायरेक्शन में बेचारा गया ही नहीं, जो गया और वापस से एक्स पे चला और एक्से पर आ गया। इस सिंपल बात को समझे, ऐसे ही एक्स पे चला और एक्से पे आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 0। इसका मतलब इस इक्वेशन को अगर हम शायद पकड़ेंगे तो अपना काम हो जाएगा। देखिएगा इस इक्वेशन को हम पकड़ रहे हैं, एस वाई बराबर यू साइन थीटा, ओह सॉरी कॉस लिख रहे हैं, यू साइन थीटा इंटू का टी नहीं होगा, पूरा टाइम का बात कर रहे हैं, कैपिटल टी तो लिख रहे हैं कैपिटल टी जो कि हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है, माइनस का हाफ इंटू जी इंटू कैपिटल टी का स्क्वायर। बढ़िया बात है। आगे ये कितना है, एस वाई आपको अभी बताए सर, नेट डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन कितना है, 0, तो इसको लिखो 0 बराबर टी कॉमन ले लो, एक बार टी कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस का हाफ जी इंटू टी। तो एक बार तो हम क्या बोलेंगे, आइदर टी बराबर 0 और यू साइन थीटा माइनस का हाफ जी टी बराबर 0। ठीक है, दो चीज मल्टीप्लाई होके 0 हो रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि एक बार ये 0 हो एक बार ये 0 हो। तो t बराबर 0 का क्या मतलब है, t बराबर 0 का मतलब है यहाँ का मोशन। हमको इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं मिलेगा क्योंकि ये तो इनिशियल केस है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या मिलेगा यहाँ पर, तो हम इसको बस ऐसे छोड़ देते हैं, इस पर काम करते हैं। तो ये हो गया u साइन थीटा बराबर, माइनस को उधर ले गए तो ये हो जाएगा g इंटू टी बटे का 2, तो t बराबर क्या आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2u साइन थीटा बटे का g। तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट जो आया है डेट कम्स आउट टू बी 2u साइन थीटा बाई g। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा होगा हम क्या बोल रहे हैं, क्लियर है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया, 2u साइन थीटा बाई g। इसको लिखने का एक और तरीका है, ध्यान से देखना, 2u साइन थीटा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम इसको इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन बोल सकते हैं, बिल्कुल। तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं 2u बटे का g। ठीक, तो आप इसको प्लीज 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 नोट डाउन कर लीजिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमको ये आ गया। ठीक, तो कभी भी आज के बाद इतना काम आपको नहीं करना। आज के बाद कभी भी बोलेगा कि बताओ u वेलोसिटी से फेंका गया है थीटा एंगल पर, तो बताओ कितना समय के बाद वो ग्राउंड को टच कर जाएगा, मतलब ग्राउंड पे आ जाएगा, या फिर पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा इसका जर्नी का, तो 2u साइन थीटा बाई जी, दैट्स इट। या सिंपली 2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन बटे का जी। u साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन, तो 2u साइन थीटा बाई जी, दैट्स इट। ठीक, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात को बढ़ाते हैं। चलिए, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन दैट कम्स आउट टू बी 2u साइन थीटा बाई जी। बात समझ में आ गया। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा, इस बात को याद रखना है आपको बाबू कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया, 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक, तो अगर आप नोट कर लिए तो मैं इसको मिटा दूं। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो करना होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं, है ना, काहे कि इसी में हमको और भी कुछ को निपटाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं।
तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का फंडा समझ में आ गया कि सर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन को 0 बनाओ, अपना काम हो जाएगा, अपना काम हो जाएगा सर। इसी में कुछ छोटा छोटा बात जो हम आपसे करना चाहते हैं। सबसे पहला बात कि आप हमको बताओ टाइम ऑफ एसेंट, जिसको हम टी नीचे में स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो बच्चा मेरा इक्वेशन मोशन इन स्ट्रेट लाइन को देखा होगा, अच्छा से प्यार से समझा होगा, तो मेरा बच्चा समझ गया होगा कि सर टाइम ऑफ एसेंट का क्या मतलब होता है। टाइम ऑफ एसेंट का मतलब होता है कि ऊपर जाने का समय, टोटल समय में मतलब नहीं, हमको मैक्सिमम हाइट पर जाने का समय। बढ़िया बात है, मैक्सिमम हाइट पर जब जाएंगे हम, तो एक बात को ध्यान से देखिएगा, ये हमारा लेट से मैक्सिमम हाइट हो गया, ये हमारा वाई मैक्स हो गया, जिसको हम अभी तक बताया आपको कि कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम मैक्सिमम हाइट पर जाएंगे तो यहां से यहां का जो समय आएगा, इसी को हम बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। ठीक, इनिशियली से मैक्सिमम हाइट, फिर से लाइन को सुनिएगा बारीकी से और ध्यान से। इनिशियली जब प्रोजेक्ट किया गया, वहां से मैक्सिमम हाइट पर जब जाएगा, तो वहां से वहां तक जाने का जो समय होता है, डेट इज नोन एज टाइम ऑफ एसेंट। ठीक, जिसको हम लोग टी स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, मैक्सिमम हाइट पर जाने का क्या मतलब है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम लोग कहते हैं मैक्सिमम हाइट पर जाने का मतलब है सिर्फ फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। क्यों? अगर फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं होगा बाबू, और ऊपर जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं मैक्सिमम हाइट जाए, इसका मतलब ऊपर में जाके बॉल रुक जाए। तो इसका मतलब ये भी बात समझ में आ गया कि सर मैक्सिमम हाइट पर जब जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी तो वही का वही रहेगा, u cos थीटा। काहे कि इनिशियल वेलोसिटी तो x डायरेक्शन में चेंज नहीं होता है, अभी पढ़ चुके हैं हम लोग, लेकिन y डायरेक्शन का जो फाइनल वेलोसिटी है, डेट कम्स आउट टू बी 0। वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या कि मैक्सिमम हाइट पर प्रोजेक्टाइल का जो इनिशियल वेलोसिटी होता है अलोंग x डायरेक्शन, डेट इज u cos थीटा ही रहता है। लेकिन मैक्सिमम हाइट पर जो इनिशियल वेलोसिटी जो वेलोसिटी आपको x डायरेक्शन का होता है, ठीक है, जो वेलोसिटी आपको x डायरेक्शन का होता है वो 0 होता है। फिर से बोल रहे हैं हम, क्या बोले कि सर मैक्सिमम हाइट पर जो फाइनली जो x डायरेक्शन का जो वेलोसिटी होता है, डेट इज u cos थीटा, लेकिन फाइनल वेलोसिटी जो y डायरेक्शन का होता है मैक्सिमम हाइट पर, डेट इज 0। ठीक है, काहे कि अगर और कुछ वेलोसिटी होगा तो और ऊपर जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं मैक्सिमम हाइट पर आए, इस वजह से फाइनल वेलोसिटी को हमको 0 बनाना पड़ता है y डायरेक्शन का। ठीक, तो अब मेरा बच्चा समझ गया कि सर टाइम ऑफ एसेंट के लिए आई थिंक ये वाला फॉर्मूला सबसे बेस्ट रहेगा। तो लिखो, देखो, वी वाई बराबर u साइन थीटा माइनस का g इंटू टी। टी का जगह क्या करेंगे, स्मॉल टी है, टाइम ऑफ एसेंट। ठीक, ऊपर जाने का समय। बढ़िया बात है। तो अगर टाइम ऑफ एसेंट निकाल रहे हैं तो मैक्सिमम हाइट पे जो फाइनल वेलोसिटी है y डायरेक्शन का, डेट कम्स आउट टू बी 0। इसका मतलब 0 बराबर u साइन थीटा माइनस का g इंटू टाइम ऑफ एसेंट। तो यहां से आ गया माइनस का u साइन थीटा बराबर माइनस का g इंटू टाइम ऑफ एसेंट। माइनस से माइनस गया तो टाइम ऑफ एसेंट आ गया कितना, u साइन थीटा बटे का g। या हम सिंपली बोल सकते हैं u साइन थीटा को क्या, u साइन थीटा को हम बोल सकते हैं u y, मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन बटे का g। बढ़िया बात, बढ़िया बात। बढ़िया बात, इसको भी नोट कीजिए, इसको भी नोट कीजिए। चलिए, इसको नोट कर लिए होंगे। अच्छा, अब हम आपसे बोल रहे हैं कि भाई ऊपर गया तो नीचे भी आएगा, यहां से यहां आने में, तो यहां से यहां आने का जो टाइम है, इसको हम यहां पर लिख रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं टाइम ऑफ डिसेंट, DESCENT, डिसेंट, जिसको हम टी स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट कहने का मतलब हो गया मैक्सिमम हाइट से नीचे आने का समय। फिर से बोल रहे हैं, टाइम ऑफ डिसेंट का मतलब हो गया मैक्सिमम हाइट से नीचे आने का समय। बढ़िया बात है। तो कल के दिन सवाल वाला पूछ लेगा कि बताओ टाइम ऑफ एसेंट, तो आप आराम से बता दोगे u साइन थीटा बटे का g। टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बटे का g। टाइम ऑफ डिसेंट निकाल लेते हैं। देखो, अगर हम आपसे पूछेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल यहां से यहां का समय में क्या क्या है, आप बोलिएगा सर टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट है। बढ़िया बात है।
तो हम लिख सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट को टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। सुनिएगा ध्यान से बात को, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी, पूरा यहां से यहां का समय में दो चीज है, एक तो टाइम ऑफ एसेंट है यहां तक, और दूसरा क्या है, टाइम ऑफ डिसेंट है यहां तक। हमको टाइम ऑफ एसेंट पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट पता है, तो टाइम ऑफ डिसेंट निकल जाएगा। बिल्कुल सर, लिखो वैल्यू पुट करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या वैल्यू है, टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू अभी निकाल चुके हैं 2u sin थीटा बटे का g। अच्छा, टाइम ऑफ एसेंट अभी यहां निकाले हैं u sin थीटा बटे का g प्लस का टाइम ऑफ डिसेंट। तो अगर थोड़ा सा आप सॉल्व कीजिएगा तो 2u sin थीटा बटे का g में u sin थीटा बटे का g घटाएंगे तो टाइम ऑफ डिसेंट भी वापस से हमको कितना आ जाएगा, u sin थीटा बटे का g। या ऐसे लिखो, या u sin थीटा को आप क्या बोल सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन बटे का g। ये चीज आ गया। ठीक, तो एक स्पेशल बात आप गौर किए, पहले हम देख लेते, कट नहीं ना रहा, सब कुछ स्पष्ट है। हाँ सर, एक स्पेशल बात आप गौर किए, क्या क्या गौर किए कि सर जितना टाइम ऑफ एसेंट आया है ना उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट आया है। गौर कीजिए, देखिए आप फॉर्मूला, टाइम ऑफ एसेंट कितना आया है, 2u sin थीटा बटे का जी, टाइम ऑफ डिसेंट क्या आया है, u sin थीटा बटे का जी। इसका मतलब ये हो रहा है, सुनिएगा बात को, इसका मतलब ये हो रहा है कि ग्राउंड टू ग्राउंड या फिर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में जितना समय बॉल को ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय बॉल को नीचे आने में लगेगा। फिर से बोल रहे हैं, जितना समय बॉल को मैक्सिमम हाइट या ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय बॉल को मैक्सिमम हाइट से नीचे ग्राउंड पर आने में लगेगा। कहने का मतलब अगर बॉल को मैक्सिमम हाइट पहुंचने में 5 सेकेंड लग रहा है तो मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पर आने में बॉल को भी वापस से 5 सेकेंड ही लगेगा। ये जो जा रहा था मैक्सिमम हाइट पे, डेट इज नोन एज टाइम ऑफ एसेंट, और मैक्सिमम हाइट से जो ग्राउंड पर गिरा था डेट इज नोन एज टाइम ऑफ डिसेंट। क्लियर है बात? तो क्या समझे पूरा टॉपिक में, इसको हम समराइज कर देते हैं क्या, कि हम लोग सबसे पहले सीखे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि नीचे से लेकर पूरा नीचे तक आने का समय, कहने का मतलब टोटल जर्नी का समय। तो हम उसमें देखें कि नेट डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन क्या मिल रहा है अपने को, 0। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है उससे इसकी सिचुएशन में हमको क्या आ जा रहा है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए 2u sin थीटा बटे का g। बढ़िया। अगर हम बात करेंगे टाइम ऑफ एसेंट, तो टाइम ऑफ एसेंट का मतलब होता है कि ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पर जाने का समय। और एक स्पेशल बात आपको याद रखना है कि मैक्सिमम हाइट पर जो आपका x डायरेक्शन का वेलोसिटी है वो u cos थीटा ही रहता है, लेकिन मैक्सिमम हाइट पर y डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाता है। ठीक, तो टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है कि नीचे से ग्राउंड से इनिशियली से लेकर मैक्सिमम हाइट पर जाने का समय, और मैक्सिमम हाइट पर जाने का समय जिसको हम लोग टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, u sin थीटा बटे का g। बढ़िया। उसके बाद पढ़े टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है, मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पर आने का समय, और टाइम ऑफ डिसेंट नथिंग बट क्या होता है, टाइम ऑफ एसेंट के बराबर ही होता है, डेट इज u sin थीटा बटे का g। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हर बात बेहतर तरीका से, बढ़िया तरीका से समझ में आया होगा। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, उस पर पहुंचते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का पूरा किस्सा खत्म हो गया। ठीक, आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे की कहानी को हम लोग बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है डेट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। टाइम ऑफ फ्लाइट कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल रेंज, या सिंपल शब्द में हम बोल सकते हैं रेंज। ध्यान दीजिएगा, बारीकी से बात को समझिएगा। पहले डायग्रामेटिकली डायग्राम बनाते हैं, फिर जाके जो कहानी होगा करेंगे। ठीक, ये हमारा x डायरेक्शन, ये हमारा y डायरेक्शन, और ये हमारा बॉल, इसको u स्पीड से थीटा एंगल पर हम फेंके हैं, तो ये गया 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 और आके वहाँ पर से यहाँ गिर गया। ठीक, बढ़िया बात है। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। अब मोटा मोटी आप कहानी समझ गए होंगे क्या सिचुएशन है, यहाँ पर आके गिर गया। ठीक, तो ये चला था t बराबर 0 पे, गिरा है कहाँ पर, t बराबर कैपिटल T पे, और ये जो दूरी होता है बाबू, ये दूरी जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज, जिसको r से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम आपसे पूछेंगे मैक्सिमम हाइट पर, जिसको हम h से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप बोलिएगा सर मैक्सिमम हाइट पर जब बॉल रहता है तो उसके पास इधर की तरफ वेलोसिटी रहता है u cos थीटा, लेकिन मैक्सिमम हाइट पर जो फाइनल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन रहता है डेट इज 0। इससे पहले वाला केस में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक,
तो जो हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं कि हम रिवाइज करा दे, आपको याद करा दे इस बात को, क्या कि मैक्सिमम हाइट पे जो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन होता है दैट इज यू cos थीटा, एंड फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन जो होता है दैट इज 0। ठीक, नहीं रहता है वेलोसिटी, काहे कि ऊपर जाना ही नहीं और तो इसलिए नहीं रहता है, खत्म बात। अच्छा, अगर हम आपसे आर निकालना चाहेंगे तो हमको लगता है कि नेट डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन कितना आ रहा है आर, तो नेट डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन कितना आ रहा है आर, इस बात को लिखते हैं। देखिएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन कितना आ रहा है, कोई भी बच्चा देख के बोल सकता है कि सर आर आ रहा है। देखो नहीं, यहां से चला था यहां पर पहुंच गया, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाला एक स्ट्रेट लाइन दैट इज ये लेंथ को हम आर बोल रहे हैं, और हमको आर का वैल्यू ही निकालना है। तो आई थिंक नेट डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन आर आ रहा है, इसका मतलब सबसे बढ़िया रहेगा कि इस फॉर्मूला का आप इस्तेमाल करो। तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं, एस एक्स बराबर यू कॉस थीटा, ठीक, इनटू टाइम। टाइम क्या है, टी नहीं सर, टोटल टाइम लगा है यहाँ पर कैपिटल टी जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो हम इसको लिखेंगे कैपिटल टी। ध्यान दीजिएगा, स्मॉल टी नहीं, क्यों, कहे कि यहाँ से यहाँ आने में जो टोटल टाइम लगा वो तो टाइम ऑफ फ्लाइट लगा है, तो टी लिखे। बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं। एस एक्स को क्या लिख सकते हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन आर। बढ़िया, इसको क्या लिखेंगे, यू कॉस थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट अभी निकाल चुके हैं, क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u साइन थीटा बटे का g। ठीक, तो यहां से रेंज का फॉर्मूला आ गया 2u cos थीटा इंटू u साइन थीटा बटे का होल में बटे का g। ध्यान से देखिएगा, 2u cos थीटा इंटू यू साइन थीटा और बटे में जी। बढ़िया बात है। यू cos थीटा को मेरा बच्चा पहचानता है, बिल्कुल सर, यू cos थीटा को हम यू एक्स लिख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन। यू साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं सर, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन। तो एक फार्मूला और आ गया, एक फार्मूला और आ गया, क्या, 2ux इंटू का यू वाई बटे का जी। ये दूसरा फार्मूला आ गया। ठीक, एक फार्मूला और है जो हमको याद रखते हैं, हम खास करके हम इन दोनों फार्मूला को याद नहीं रखते, हम उसको याद रखते हैं। आप इसको आराम से याद रख सकते हो, 2 इंटू यू एक्स इंटू यू वाई बटे का जी, या यू एक्स की जगह डायरेक्टली लिख दो यू cos थीटा, यू वाई की जगह डायरेक्टली लिख दो यू साइन थीटा, ये तो आपको पता है बटे का जी। अच्छा, एक फार्मूला और, लेकिन उससे पहले हम छोटा सा बात आपको बताना चाहते हैं कि एक फार्मूला होता है साइन 2 थीटा। तो आपको पता है साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में हम आपको पढ़ाए थे, जब हम मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा रहे थे क्लास 11 का लेक्चर में, तब जाके हम आपको ये बात बताए थे कि साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बात यही लिखा हुआ है यहाँ पर, देखना 2 साइन थीटा, पहले इसे लिखो, देखो देखना, थोड़ा सा कनेक्ट कराना पड़ेगा। यू स्क्वायर को तो यू, इसको देखो, सिर्फ इसको देखो, यू स्क्वायर बटे का जी को अलग से पकड़ लिए, यू स्क्वायर बटे का जी। अब बच क्या क्या गया, कॉस थीटा इंटू 2 साइन थीटा। फिर से देखिएगा, u इंटू यू स्क्वायर ऊपर लिख लिए, बटे जी था तो जी को नीचे लिख लिए, बच क्या क्या गया, कॉस थीटा इंटू 2 इंटू साइन थीटा। तो ध्यान से देखिएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर वही तो बचा हुआ है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो डायरेक्टली हम इसको लिखते हैं क्या, साइन 2 थीटा। बात समझ में आ गया, क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया बात। हम फिर से बोल रहे हैं, क्या बोले, हम बोले एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, क्या कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और अगर आप देखिएगा तो u इंटू यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर को यहाँ लिख दिए, बटे का जी था तो जी को यहाँ लिख दिए, बच क्या क्या गया, u ले ही लिए हैं, तो बच गया कॉस थीटा इंटू 2 इंटू साइन थीटा, या सिंपली पढ़ सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यू स्क्वायर बटे का जी को हम ले लिए, तो क्या बच गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा। तो यहां से लिख लिए साइन 2 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा नहीं है बाबू, साइन 2 थीटा है। तो हम इसको बड़ा प्यार से लिख देते हैं, आप तो समझ गए आप, हम इसको थोड़ा सा मिटा करके बड़ा प्यार से लिख देते हैं, जिससे कि आपको याद रखने और नोट्स बनाने में प्रॉपरिटी रहे। क्या कि हम डायरेक्टली एक तीसरा फॉर्मूला निकाले, यू स्क्वायर साइन
2 थीटा बटे का जी। तो रेंज का टोटल हम आपको 3 फॉर्मूला बता रहे हैं, 3 फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं। क्या? रेंज का पहला फॉर्मूला क्या कि सर अगर u वेलोसिटी u स्पीड से अगर प्रोजेक्ट किया जाएगा थीटा एंगल पे तो रेंज आता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे का जी, या हम 2u cos थीटा इंटू u साइन थीटा बटे का जी, या सिंपली 2ux इंटू uy बटे का जी लिख सकते हैं। ठीक, मेरे मुताबिक हम इस फॉर्मूला को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, हमको ये याद रहता है, हम इसको याद रखते हैं, बाकी आपके ऊपर है। ठीक, हम आपको बोलेंगे कि आप इसी को याद रखें कि आपको पता है साइन 2 थीटा को डायरेक्टली लिख सकते हो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, खत्म बात। वापस से ये फॉर्मूला आ गया, ये भी आ गया। ठीक है, यू स्क्वायर बटे का जी तो है ही, साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर बटे का जी तो हो ही गया, साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इससे ये फॉर्मूला आ गया, इससे ये फॉर्मूला आ गया। ठीक, जैसे आपको याद रखना चाहिए, हम इसको याद रखते हैं। ठीक, आप इसको नोट कीजिए, और कुछ रेंज के बारे में हमको बात करना, बट पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ाएंगे इसको। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, जो करना है कर लो, करो लेकिन जल्दी से। चलिए हम आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। चलिए चलिए सुनिएगा बात को आप थोड़ा सा। तो अभी तक हम लोग इस मुद्दा पे पहुंचे क्या कि सर हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फॉर्मूला है ना, फिर से लिखते हैं, देखिएगा मेरे साथ लिखिएगा, आपको भी याद हो जाएगा। रेंज का जो फॉर्मूला होता है ये है सर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे का जी लिखो, या फिर आप ऐसे लिखो u इंटू कॉस थीटा 2u कॉस थीटा इंटू u साइन थीटा बटे का जी लिखो, या आप ऐसे लिखो 2ux इंटू uy बटे का जी। जो फॉर्मूला आपको याद रखना हो आप याद रखो, मतलब याद रखो बस, ये हम बोलेंगे। रेंज का ये 3 फॉर्मूला हमको मिला। ठीक है, अब इसमें कुछ बात हम करना चाहते हैं, और जो बात है उसको आपको याद भी रखना है। पहला बात नोट डाल करके आप लिखो। पहला बात, फर्स्ट देखो, अगर हम चाहते हैं कि R मेरा मैक्सिमम हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम चाहते हैं R मेरा मैक्सिमम हो तो U और G तो कांस्टेंट क्वांटिटी, इसको हम बदल नहीं सकते हैं, तो हमको साइन 2 थीटा को मैक्सिमम करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम R को मैक्सिमम करना चाहते हैं तो साइन 2 थीटा को हमको मैक्सिमम करना पड़ेगा। तो साइन 2 थीटा को मैक्सिमम करना पड़ेगा। इसका मतलब साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होगा? साइन में कोई भी थीटा मैक्सिमम कब होता है? जब वो 1 के बराबर होता है। और साइन में कोई चीज़ 1 के बराबर होता है, इसका मतलब 2 थीटा का वैल्यू कितना होगा? 90 डिग्री, और थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 45 डिग्री। फिर से बोल रहे हैं कि अगर हम रेंज को मैक्सिमम करना चाहते हैं तो u, इस फॉर्मूला को पकड़ो, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे का g को पकड़ रहे हैं। तो अगर हम रेंज को मैक्सिमम करना चाहते हैं तो u और g को तो हम बदल नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब साइन 2 थीटा को हमको मैक्सिमम करना पड़ेगा। और आपको पता है कि साइन ऑफ सम थीटा इज ऑलवेज मैक्सिमम व्हेन इट इज इक्वल टू 1। साइन थीटा मैक्स, इसको 2 थीटा को आप थीटा सोचो मन में ही, ठीक है। साइन थीटा मैक्सिमम की कब होता है? आपको बेसिकली पता होगा कि साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है? जब 1 के बराबर होता है। बढ़िया बात है। तो साइन ऑफ 2 थीटा जो है 1 के बराबर होना चाहिए, और साइन ऑफ 2 थीटा 1 के बराबर होगा। इसका मतलब पक्का है कि साइन थीटा 1 कब होता है? जब थीटा 90 डिग्री होता है। इसका मतलब 2 थीटा क्या होगा? 90 डिग्री। इसका मतलब थीटा क्या होगा? 45 डिग्री। तो पूरा बात को शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे क्या? फॉर मैक्सिमम रेंज थीटा must be equal to 45 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डायरेक्ट ये स्टेटमेंट सवाल आ चुका है कई बार। डायरेक्ट ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के केस में अगर हमको मैक्सिमम रेंज चाहिए तो आपको ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री पे फेंकना पड़ेगा। जैसे ही आप 45 डिग्री पर फेंकोगे तो सबसे दूर जाके आपका ऑब्जेक्ट लिखेगा।
गिरेगा, समझ गए। अगर आप इंडिया के लिए जाना चाहते हैं ओलंपिक खेलने के लिए जेवलिन थ्रो, तो आपको बस यही काम करना है कि आपको 45 डिग्री पे फेंकना। अगर आप 45 डिग्री पे ग्राउंड के साथ फेंकने में परफेक्शन बना लिए तो आप सबसे दूर फेंक पाओगे और आप गोल्ड भी लेकर आओगे भारत के लिए। तो इसको नोट कीजिए, पहला पॉइंट था ये। दूसरा पॉइंट हम इसको मिटा के ही लिखेंगे कि हमको लगता है स्पेस का थोड़ा कमी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप नोट कर लिए होंगे, है ना। क्या कि सर पहला पॉइंट ये है कि अगर हमको मैक्सिमम रेंज चाहिए तो हमको 45 डिग्री पे ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। सिंपल सब क्या कि अगर हमको मैक्सिमम रेंज चाहिए तो हमको ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं हम, ठीक है। चलिए, इसे हम मिटाते नहीं है, बट क्या करें बाबू, थोड़ा स्पेस का है दिक्कत को तो मैनेज करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा भी। दूसरा पॉइंट, ठीक, अगर हम u को कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है हमारा, u हमारा कांस्टेंट, मतलब ये बोल रहे हैं कि हम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन को नहीं बदल रहे हैं, ठीक है। अगर हम 5 मीटर पर सेकेंड से फेंके थे तो 2 केस लेंगे, दोनों केस में हम ऑब्जेक्ट को 5 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहे हैं, मतलब यू को चेंज करने में हम इंटरेस्टेड नहीं है। फिर किसी और बात में हम इंटरेस्टेड है, क्या हम इंटरेस्टेड, सुनिएगा। अगर हम यू को कांस्टेंट कर रहे हैं एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड angle of projection is changed from theta to 90 minus theta, ठीक, the range remains the same। ठीक, कहने का सिंपल सा क्या मतलब है, देखिएगा। आप कुछ u को कांस्टेंट कर दिए, ठीक है, आप एक बार u आपका कांस्टेंट है, आप एक बार थीटा एंगल पर बॉल को फेंके, ठीक है। अब जो है आप 90 माइनस थीटा एंगल पर फेंक रहे हो वही सेम स्पीड से, तो आपको बार बार बॉल एक ही जगह पर आकर गिरेगा। कहने का मतलब आपको रेंज जो है वो सेम मिलेगा। ठीक, अभी समझा देंगे, बस आप पॉइंट को लिखिए। यहाँ हम इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिखते हैं, कैसे कि थीटा और 90 माइनस थीटा का सम कितना होगा, 90 डिग्री। थीटा और 90 माइनस का सम अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस थीटा माइनस थीटा गया, 90 डिग्री हुआ। और दो एंगल का सम 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, कंप्लीमेंट्री एंगल। आप क्लास 8-9 में पढ़े होंगे। तो हम बोल सकते हैं क्या, इफ u हमारा कांस्टेंट है, ठीक, देन एट कंप्लीमेंट्री एंगल range remain unchanged। रेंज नहीं बदलेगा। ठीक, अगर आप u को कांस्टेंट रखे हैं और थीटा एंगल पर एक बार फेंकें और दूसरा 90 माइनस थीटा पर फेंक रहे, कोई और एंगल पे नहीं, 90 माइनस थीटा पर फेंक रहे हैं, या सिंपली दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है, या हम बोल सकते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल पर फेंक रहे हैं, तो आपको दोनों केस में ऑब्जेक्ट सेम जगह पे जाके गिरेगा और आपको बोल सकते हैं कि रेंज सेम मिलेगा, है ना। इसको प्रूफ भी करते हैं और आपको प्रैक्टिकली फील भी करा देते हैं, बट लेकिन आप पॉइंट को लिखिएगा कि ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। बाकी तो प्रूफ और निकालना हम करा देंगे तुरंत अभी, लेकिन आप पहले पॉइंट को नोट कीजिए, फिर हम आपको चीज को आगे बढ़ाते हैं। आप प्लीज नोट कीजिए पहले, नोट डाल करके इस पॉइंट को। चलिए, इस बात को आप समझते हैं कि जो नोट में हम पॉइंट लिखे थे इसका क्या मतलब है और क्या रिलेवेंस है ना। इस बात को हम अभी समझते हैं। देखिएगा, हम क्या बोले कि थीटा पर और 90 माइनस थीटा पर दोनों केस में अगर हम u को कांस्टेंट रखते हैं तो हमको रेंज सेम मिलेगा। कहने का मतलब जहां से ऑब्जेक्ट को फेंके थे और जहां पर ऑब्जेक्ट गिरेगा, दोनों केस में ऑब्जेक्ट वहीं पर जाकर गिरेगा। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो है उसका सेम मिलेगा। इस बात को हम प्रूफ करते हैं। देखिए, आप तो समझ गए, लिख तो लिए पॉइंट, अब आपको हम प्रूफ करके देखते हैं। मान लेते हैं
कि कोई रेंज है हमको थीटा एंगल पर, तो थीटा एंगल पर रेंज, हम इस फार्मूला को पकड़ रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा आसान पड़ेगा मेरे लिए, इस फार्मूला को पकड़ रहे हैं, तो थीटा एंगल पर रेंज कितना आएगा, तो आपको पता है सर थीटा एंगल पर तो रेंज यही आएगा, u cos थीटा इंटू u sin थीटा बटे का g। इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं थी, रेंज आपको थीटा एंगल पर कितना आएगा सर, यही आएगा 2u cos थीटा इंटू u sin थीटा बटे का g। बढ़िया बात है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ बाबू हमको r डैश, लेट से रेंज है r डैश, हमको निकालना है 90 माइनस थीटा पे कितना रेंज आएगा। तो कोई बात नहीं सर, जैसे थीटा पे निकाले, जहां जहां थीटा है वहां 90 माइनस थीटा पुट करो, करते हैं 2 इंटू यू कॉस 90 माइनस थीटा इंटू यू साइन 90 माइनस थीटा बटे का जी। बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं। 90 माइनस थीटा पर हम निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे, जहां जहां थीटा है वहां वहां 90 माइनस थीटा पुट करो। बढ़िया, आगे 2 इंटू यू कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है सर, आपको पता है कि कॉस थीटा और साइन थीटा आपस में कंप्लीमेंट्री एंगल होता है, तो कॉस 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा। बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं। यू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है सर, साइन थीटा और कॉस थीटा कंप्लीमेंट्री होता है, इतना दिन से पढ़ रहे हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, नथिंग बट कॉस थीटा बटे का जी। थोड़ा सा आप ध्यान से देखना बच्चा, थोड़ा सा आप ध्यान से देखना कि 2 यू कॉस थीटा यू साइन थीटा बटे का जी। इसका मतलब क्या है कि ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू सेम आ गया, इसका मतलब ये और ये बराबर होगा। तो यहां से हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या कि रेंज जो अपने को थीटा पे मिला था और जो रेंज अपने को 90 माइनस थीटा पे मिला था, हम u को कांस्टेंट रखे हुए हैं दोनों केस में, वो क्या मिलेगा, वो मेरे को क्या मिलेगा, वो मेरे को सेम मिलेगा। यही बात तो हम अभी लिखाए क्या कि एट कंप्लीमेंट्री एंगल वी विल गेट सेम रेंज इफ द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज नॉट चेंजिंग। ठीक, तो रेंज हमको सेम मिलेगा। तो अब बात को आप समझ गए हो, क्लियर है? नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए, नोट कर लिए होंगे, आगे बढ़े। चलिए, इसको मिटा रहे हैं हम, इसको मिटा रहे हैं, इसको प्रैक्टिकली भी फील करा देते हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं। इसको अगर हम प्रैक्टिकली फील करें तो आपको हम ये बोलना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। आपको हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये हमारा अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये हमारा अगर वर्टिकल है, तो अगर हम u वेलोसिटी से, ये बॉल है उसको u वेलोसिटी से फेंके हैं, एक बार 30 डिग्री पे फेंके हैं, ठीक है, तो ये गया और वापस से यहाँ आ गया। ठीक, अच्छा, अब हम इसको भी वापस से u पे ही फेंके हैं, लेकिन इस बार 30 डिग्री नहीं, इस बार 60 डिग्री पे फेंके हैं, तो ये क्या होगा, ऐसे जाएगा, वापस से यहीं पर गिरेगा। तो इस दोनों सिचुएशन में जो रेंज है ये सेम मिलेगा। ठीक, देखो ये 30 डिग्री और 60 डिग्री क्या कंप्लीमेंट्री एंगल होता है? अरे सर बिल्कुल सर, दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री। तो अगर आप सेम स्पीड से फेंकोगे तो 30 डिग्री पर फेंको या 60 डिग्री पर फेंको, दोनों केस में बॉल आपको यहीं पर, हो सकता है हाइट में फर्क हो, वो अलग बात है, लेकिन रेंज आपको सेम मिलेगा। यही बात को हम बताना चाह रहे थे। तो आई होप कि आपको अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली फील हो गया होगा सिचुएशन, क्या हम बोलना चाह रहे थे। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया सारा बात। अच्छा, कल के दिन अगर 45 और 45 हो जाएगा तो अरे सर सेम हो जाएगा, कोई दिक्कत। कल के दिन 15 और 75 हो जाएगा, सर 15 और 75 का सम कितना होता है, 90 डिग्री, वापस से रेंज सेम मिलेगा। कल के दिन 65 और 25 हो जाएगा, तो 65 और 25 का सम कितना होता है, 90 डिग्री, तो वापस से रेंज हमको सेम ही मिलेगा, है ना। इस बात को याद रखिएगा, स्टेटमेंट के फॉर्म में घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पर जो रेंज का कहानी था वो पूरा रूप से खत्म हुआ। समराइज कर देते हैं, हमको हॉरिजॉन्टल रेंज या सिंपली बोले रेंज कितना मिला, तो सबसे पहला फॉर्मूला मिला u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे का जी, जिसको हम पर्सनली याद रखते हैं, और दूसरा फॉर्मूला मिला 2u cos थीटा इंटू यू साइन थीटा बटे का जी, या सिंपली 2ux इंटू यू वाई बटे का जी, ऊपर देखिएगा। ठीक, दूसरा पॉइंट हम लोग क्या पढ़े कि अगर हमको मैक्सिमम रेंज चाहिए तो हमको ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। ठीक, और उसके बाद जाके नोट डाल के दूसरा पॉइंट पूछे क्या कि अगर हम स्पीड और प्रोजेक्शन को कांस्टेंट रखते हैं तो हमको कंप्लीमेंट्री एंगल पर रेंज सेम मिलता है। दैट्स इट। ठीक,
लास्ट टॉपिक हमारा बच गया मैक्सिमम हाइट, उसको निपटाएंगे, फिर हमारा ऑब्लिक या ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पूरा रूप से थ्योरेटिकली कंप्लीट हुआ। अभी सवाल करना बचा हुआ है, सवाल जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, तो आप प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं। हमारा जो आखिरी टॉपिक है डेट इज मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, ठीक। क्या है सिचुएशन, पहले डायग्रामेटिकली ड्रॉ करते हैं, फिर समझेंगे बात को आगे। देखिएगा, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, वापस से हम बॉल को u वेलोसिटी से या स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन से इसको फेंक दिए, ये ऐसे करके गिरेगा। ये जो दूरी होगा यही हमारा क्या होगा, y मैक्स बीचों बीच, या हम इसको मैक्सिमम हाइट कैपिटल H से रिप्रेजेंट करेंगे। बढ़िया बात है। आपको पता है कि जब यहाँ पर बॉल होगा तो इसके पास x डायरेक्शन की तरफ जो वेलोसिटी होगा डेट इज u cos थीटा। क्यों, काहे कि जब हम इसका कंपोनेंट लेंगे, इसका जब कंपोनेंट लेते हैं तो इधर की तरफ आता है u cos थीटा और इधर की तरफ आता है कंपोनेंट में क्या, u sin थीटा। बढ़िया बात है। और इसका जो वेलोसिटी है, सॉरी वेलोसिटी बोल रहे हैं, इसका जो फाइनल वेलोसिटी, हाँ, वो y डायरेक्शन का कितना होगा, ऊपर की तरफ, मैक्सिमम हाइट पर 0। ये सब बात हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। ये जो दूरी होता है, ये दूरी को हम लोग रेंज बोलते हैं, रेंज भी हम लोग निकाल चुके हैं सब कुछ, ठीक। अच्छा, हमको मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो सबसे बढ़िया रहेगा कि सर हमको y डायरेक्शन का जो फाइनल वेलोसिटी है, y डायरेक्शन का जो फाइनल वेलोसिटी है उसको 0 बनाना पड़ेगा मैक्सिमम हाइट के लिए। तो सबसे बढ़िया रहेगा ये इक्वेशन निकालना। क्लियर है बात, ये इक्वेशन को पकड़ते हैं। तो y का बात है तो सब कुछ, अच्छा यहाँ x लिखा गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये थोड़ा बहुत सीली एरर हो जाता है तो आप थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा, है ना, कॉमन सेंस वाला एरर है, आप उसको काट कर सब जगह x y y है तो x कहाँ से होगा, ठीक। तो हम इस इक्वेशन को पकड़ते हैं। देखिएगा, वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन का होल स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन, ठीक। मैक्सिमम हाइट का बात चल रहा है तो हमको फाइनल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन कितना होगा, 0। तो 0 का स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन हमको पता है u sin थीटा, तो u sin थीटा का होल स्क्वायर बराबर माइनस का 2 इंटू क्यू माइनस का, कि एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन कितना है, नीचे की तरफ है, डेट इज माइनस का g। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन कितना है, वही तो हमको निकालना है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकालना हमको यहाँ पर। डेट इज y मैक्स लिखो या सिंपल शब्द में h लिख दो। बढ़िया, ये 0 है, इसको इधर लेकर आओ, माइनस का u स्क्वायर, स्क्वायरिंग को अंदर लाओ, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर का माइनस का 2 इंटू जी इंटू एच। माइनस से माइनस गया, मैक्सिमम हाइट आपको कितना आ गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे का 2g, ठीक। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या आ गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे का 2g, या आप सिंपल शब्द में u साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो u साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, uy, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं uy का होल स्क्वायर बटे का 2 इंटू जी। ये आ गया हमारा क्या, ये आ गया हमारा मैक्सिमम हाइट। और इस फॉर्मूला को आपको एट एनी कॉस्ट याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला एट एनी कॉस्ट, ठीक। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। और इसके बाद एक आखिरी पॉइंट हम आपको नोट डाल करके लिखाना चाहते हैं, हम इसको मिटा रहे हैं, इसका तो काम हो गया। आप बहुत देर तक बेचारा ये राज किया इस बोर्ड पे, है ना। अब इसको नोट कीजिए, फिर हम एक अगला पॉइंट आपको लिखा रहे हैं जो आपको ध्यान में रखना है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप नोट डाउन कर लिए होंगे। क्लियर है। तो मैक्सिमम हाइट का आपको फॉर्मूला याद रखना है कितना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे का 2g या सिंपली यू वाई का होल स्क्वायर बटे का 2g। ठीक। अच्छा, नोट डाल करके एक पॉइंट हम लिखाना चाहते हैं आपको, देखिएगा वापस से वही बात है क्या, इफ यू कांस्टेंट इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन जो है हमारा कांस्टेंट है, देन एट कंप्लीमेंट्री एंगल। अब मेरा बच्चा समझ गया, कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब हो गया कितना, थीटा एंड 90 माइनस थीटा।
हमको पता करना है रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट। देखिएगा, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट विल बी, ठीक। हम इसको आपको नहीं बोलेंगे याद रखने के लिए इस पॉइंट को, बस हम आपको सवाल के फॉर्म में दे रहे हैं, समझा रहे हैं। देखिएगा कि अगर हम u को कांस्टेंट रखें तो कंप्लीमेंट्री एंगल के केस में, मतलब एक बार आप थीटा पर फेंक रहे हैं ऑब्जेक्ट को, एक बार आप 90 माइनस थीटा पर फेंक रहे हैं, तो मैक्सिमम हाइट का रेशियो क्या आता है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, पहला केस में h1 बटे h2, और दूसरा केस में मान लेते हैं हाइट आ रहा है h1। पहला केस में हाइट आ रहा है h1, दूसरा केस में हाइट आ रहा है h2, ठीक। तो दोनों का रेशियो लेना है, तो इसको हम पुट करते हैं। देखिएगा u स्क्वायर, पहला केस में तो एंगल कितना है थीटा, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे का 2g। कोई दिक्कत, पहला केस में तो एंगल थीटा है, तो थीटा पर h1 क्या आएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे का 2g। h2 का केस में थीटा कितना है 90 माइनस थीटा, तो क्या लिखेंगे नीचे से u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बटे का 2g चला गया ऊपर, ठीक है। कितना, थीटा के जगह दूसरा केस में 90 माइनस थीटा चल रहा है, तो बस फॉर्मूला में थीटा का जगह 90 माइनस थीटा को चेंज करो, बढ़िया। u स्क्वायर से u स्क्वायर गया, 2g से 2g गया, ऊपर में क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या आ गया साइन 90 माइनस थीटा का होल स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। तो साइन स्क्वायर, बात समझ में आ गया ना, साइन स्क्वायर थीटा और साइन 90 माइनस थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा। तो मेरा छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि साइन स्क्वायर थीटा बटे का कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एटलीस्ट क्लास 10 में आप पढ़े होंगे। साइन थीटा बटे कॉस थीटा इज नथिंग बट टेन थीटा, तो यहां से हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। तो कंप्लीमेंट्री एंगल पर मैक्सिमम हाइट का जो रेशियो आता है, मैक्सिमम हाइट का रेशियो जो आता है, दैट इज नथिंग बट टेन स्क्वायर थीटा के बराबर आता है। बस इतना सा बात। कंप्लीमेंट्री इस सवाल ही है, कुछ ऐसा नहीं है बात कि आपको याद रखना, बस एक तरीका हम दिए हैं आपको समझाने का, थोड़ा सा फॉर्मूला से और फेवरेबल कराने का, कंफर्टेबल महसूस कराने का आपको, इस वजह से हम ये सब बात कर रहे हैं, ठीक। तो मैक्सिमम हाइट का जो रेशियो आता है आपको कंप्लीमेंट्री एंगल पर, अगर हम स्पीड को कांस्टेंट रखेंगे, दैट इज नथिंग बट टेन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको एक एक बात बारीकी से अच्छे तरह से समझ में आया होगा। क्लियर है बात। तो यहाँ पर हमारा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा रूप से खत्म हो गया। अब इससे ज़्यादा कुछ हम लोग को थ्योरी में नहीं पढ़ना, लेकिन हाँ सवाल बचा हुआ है, अगले लेक्चर में कंप्लीटली इस पर सवाल रहेगा आपको, ठीक है। तो फिलहाल के लिए थैंक यू। और जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं, किसी भी हाल में हो, कोई भी परिस्थिति में हो, खुश रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो और अपना काम करते रहो। फिलहाल के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप जरूर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।